बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा था, उसमें ये आज संविधान के पार्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल, संविधान के पार्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल जो ये सेक्शन है, ये आज जो होगा हम लोग का पार्ट 3। आज कौन सा होगा? इसका पार्ट 3 वीडियो अपलोड होने वाला है। आप लोग इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 उसको ज़रूर देखें। अब तक मैंने इस चैप्टर से संविधान के जो भाग हैं, अनुच्छेद हैं और जो अनुसूचियाँ हैं, उससे लगभग 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जा चुका है। आज मैं और कोशिश करूंगा कि आगे 200 तक इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग के पास टोटल 300 प्लस एमसीक्यू हैं। मैं चाहता हूं कि अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 2023 से लेकर 2025 तक यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या डिफरेंट टाइप के पीसीएस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन के पैटर्न नए नए देखने को मिले हैं, मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूं। और आप लोग प्लीज़ इसके मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एक सीरीज वे में देखें। और शाम में जैसा कि मैं इंडियन इकोनॉमी को सेक्शन लेकर चल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी, और ये आपको पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शाम में 8 बजे जो लेक्चर अपलोड होते हैं, 8 से 9 बजे तक लेक्चर अपलोड हो जाते हैं। आप लोग उसको रेगुलर वे में एक सीरीज वे में देखें और अपना एक नोट्स तैयार कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको 1 महीना जुड़ने के, अभी लगातार अगर 1 महीना आप हमसे जुड़ते हैं तो एग्ज़ाम में आपको इकोनॉमी का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो पीटी का हो या फिर आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठे। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आज का हम लोग का कंप्लीट हो चुका था 125 तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये बोल रहा है ना। देखिए, अंतर्राज्यीय नदियाँ, इंटर स्टेट रिवर्स जो होते हैं, ये नहीं आते हैं, तो संघ सूची के पार्ट हैं। सिटीजनशिप भी संघ सूची के पार्ट हैं, ये भी नहीं आएंगे। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, तो आपको जानते हैं ये समवर्ती सूची का पार्ट नहीं है। तो समवर्ती सूची का पार्ट क्या हो गया आप लोग का? ये फैक्ट्री यानी कारखाने। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि जब जब क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको जिस बॉक्स में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के जो सारे विषय निर्धारित किए गए हैं, मैं उसकी ओर आपको ले जाऊंगा, ताकि बार बार उस चीज़ को जब आप देखते हैं तो दिमाग में आपका एक अलग सेटअप बनता है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये समवर्ती सूची है। तो मैं फिर उस लिस्ट की ओर आपको ले चलता हूँ, और आप शायद इस लिस्ट को आप तैयार भी कर लिए होंगे। देखिए, ये हम लोग का समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में यहाँ आप देखिएगा, ये कारखाना, ये समवर्ती सूची का पार्ट है। ठीक है, तो कारखाना हो गया, मूल्य नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, विधिक, चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, ये सारे के सारे जो है ना, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये आपको राज्य सूची हो गए और ये संघ सूची हो गए। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हम लोग का ये पूरा का पूरा लिस्ट है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ जैसे ही पूरा का पूरा ये एमसीक्यू कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। 127 क्या कहता है कि आपको मिलान करना है, जैसे कि कौन केंद्र सूची का पार्ट है। तो केंद्र सूची का देखिए, केंद्र सूची का क्या है? क्या पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सूची का भाग है? नहीं, ये अंतरिक्ष अनुसंधान 1 का 2 जो है आपको, ये आपको केंद्र सूची का पार्ट है। चलिए, राज्य सूची की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष अनुसंधान, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए केंद्र सूची का पार्ट है। तो ये जनगणना जो है ना, ये जनगणना केंद्र सूची का पार्ट है 3। ठीक है, अब देखिए राज्य सूची का पार्ट क्या है। तो राज्य सूची वही पुलिस प्रशासन का व्यवस्था जो है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, 1 हो गया। अब हो गया समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। अब ध्यान से देखिए कि जो भी सब्जेक्ट जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको हम अवशिष्ट सूची में रखते हैं। और अवशिष्ट सूचियों से संबंधित जो कानून बनाने का जो काम है, किनके पास है? संसद के पास है। तो अवशिष्ट विषय में ये आपको आ जाएंगे 2, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान, डी का 2। और समवर्ती सूची जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 4, यानी 3142 ऑप्शन हो जाएगा ए।
ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वच्छता सुमेलित नहीं, वो हम लोग कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ये सही है। जनगणना जो है संघ सूची का है, जिसे कि अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि जनगणना क्या है, संघ सूची यानी केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा हर एक डेटा। तो अब देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनगणना क्या है। जनगणना संघ सूची का विषय है, सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्या द्वितीय सूची के अंतर्गत आता है? नहीं, द्वितीय सूची में तो आपको सैलरी आते हैं ना, विभिन्न पदाधिकारियों की सैलरी आती है। ठीक है, ये आपको द्वितीय की जगह चौथी सूची का पार्ट है, फोर्थ शेड्यूल का चौथी अनुसूची का पार्ट है। ठीक है, तो सी हो जाएगा हम लोग का गलत। अच्छा, दल बदल 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम लोग का जो गलत क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कह रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत विधान पारित करने के संबंध में, राज्य सूची के अंतर्गत विधान पारित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला क्या कहता है कथन कि राज्यों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र में कतिपय परिस्थितियों में भी संसद विधान बना सकती है। कह रहा है कि राज्य के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र जो राज्य सूची है उसमें कतिपय परिस्थितियों में भी संसद विधान बना सकती है, ये कह रहा है। सेकेंड स्टूडेंट क्या कहता है कि राज्य सूची के अधीन आने वाले किसी विषय पर भी और किसी भी परिस्थिति में संसद विधान बना सकती है, ये गलत। किसी भी परिस्थिति में संसद विधान नहीं, नियम नहीं बना सकती। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा, राज्य सूची के अधीन किसी विधि को अगर पारित करना है तो राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्थित संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित है। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर 3 भी एक क्या है, सही दिख रहा है और कुछ है नहीं। तो ध्यान से देखिए, 2 तो होगा नहीं, ये 3 हो सकता है, या फिर राज्यों के लिए अगर कोई कतिपय परिस्थितियाँ अगर कोई कुछ स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उस केस में राज्यों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र में ये जो कानून जो है वो संसद उसको लेकर कानून जो है संसद बना सकती है। तो संसद 1 और 3 इन 3 केस में, तो 1 और 3 जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। ये CAPF एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थिति में कानून बना सकता है, किंतु असामान्य परिस्थितियों में यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना आवश्यक है, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा उपस्थित सदस्यों में से 2/3 का समर्थन मिलना ही चाहिए। अगर संसद कानून बनाना चाहती है तो इसका जो है राज्यसभा द्वारा उपस्थित सदस्यों में से 2/3 का समर्थन मिलना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त कोई एक और परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, वो कैसी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना और राज्यों के अनुरोध की अवस्था में, ऐसी स्थिति में भी संसद क्या करेंगी, कानून बना सकती है। कौन कौन स्थिति में? तो देखिए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जब लागू करना हो और राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। ठीक है, ये चारों के चारों यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, क्या कहता है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है, तो ये शुल्क एवं कर जो है ये लगाए जाते हैं कि अपने अपने ये विभिन्न विषयों पर शुल्क और कर लगाए जाते हैं, जैसे लिस्ट, लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म। मैंने बोला था कि अनुसूचियों में 3 अनुसूची आपको इम्पोर्टेंट है, 7, 8 और 9। 7वीं अनुसूची लिस्ट से संबंधित है, उसके बाद लैंग्वेज और उसके बाद लैंड रिफॉर्म। तो ये जो अनुसूचियाँ हैं 7वीं अनुसूची, इसी में जो है आपको कर लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में उपबंध किया गया है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची की चर्चा की गई है। तो इसी में संघ, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन किया गया है। इसी बेसिस पर ना, इसी विषय पर तो सब्जेक्ट को बंटवारा किया गया है
कि संघ सूची के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैंने बोला था कि पहले भाषा कितनी थी, 14 थी, लेकिन जो 8 भाषाएं जुड़ी हैं वो 3 संशोधन के तहत जुड़ी थी। मैं फिर से यहाँ कह देता हूँ, 3 संशोधन के तहत, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन। 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन। तो 92वां संशोधन में आप देखिएगा, 92वां संशोधन में जो है वो बोर्ड मास मैंने बताया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो देखो बोडो है, डोगरी, मैथिली, संथाली, संथाली है, मैथिली है, डोगरी है, यहाँ भोटी नहीं होगा, बोडो होगा। तो ये बी हम लोग का गलत है। ठीक है, ये अगर हम इस 92वें संविधान संशोधन के तहत जो भाषाएं जोड़ी गई थी उसको लेकर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तब। बाकी अगर यहाँ पर देख लिया जाए कि संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सा, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट फिर दिया गया है आपको, सूचियाँ दी गई है और उसके बेसिस पर उसके अंतर्गत क्या सब्जेक्ट आएंगे या उसके वितरण का आधार क्या है वो हम लोग को यहाँ पर मिलान करना है। तो कह रहा है कि संघ सूची जो है, संघ सूची के अंतर्गत कौन, संघ सूची में जो दिया गया उसके वितरण का आधार क्या है और राज्य सूची के वितरण का आधार क्या है और समवर्ती सूची के वितरण का आधार क्या है। ठीक है, तो देखिएगा संघ सूची के अंतर्गत अगर देखा जाए, पहले इसमें देखिए कौन आपको टिक आउट कर पा रहे हैं, आप खुद से रियलाइज कीजिएगा। देखिए स्थानीय हित के विषय, स्थानीय हित के अगर विषय अगर लोकल इम्पोर्टेंस है तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, तो बी का तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि समवर्ती सूची में कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं है और संघ सूची के अंतर्गत सामान्य हित के विषय आते हैं, यानी ए का 3 हो जाएगा। अब मिलान कीजिए, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी हो जाएगा यहाँ पर कि संघ सूची सामान्य हित के विषय आते हैं, राज्य सूची में स्थानीय हित के विषय आते हैं और समवर्ती सूची में कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं, कानून की समरूपता अपेक्षित है किंतु आवश्यक नहीं, ये आपको इसके अंतर्गत ये विषय आते हैं। ठीक है, तो ये आप टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पर सही नहीं है, जो गलत कथन है उसकी पहचान करनी है। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, जैसा कि फिर से मैंने आपको बताया कि 7, 8, 9 ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है, ये 3 शेड्यूल आपको याद रखना है, लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार को लेकर। तो ये देखिए क्या कहा गया है, यह 1951 में प्रथम संशोधन में अंतर स्थापित की गई थी, तो ये सही है। इसमें वे विधियां सम्मिलित हैं जो न्यायिक पुनर्विलेखन के कार्यक्षेत्र से बाहर है, तो ये भी आपको क्या है, सही है, दोनों के दोनों सही है कथन। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित की गई थी, क्या लैंड रिफॉर्म्स जो भूमि सुधार है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी, नहीं, ये पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा अंतर स्थापित की गई थी, तो ये गलत है। 9वीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, तो ये भी नहीं होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के तो विषय इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, 3 और 4 जो है हम लोग का गलत है। देखिए 9वीं अनुसूची क्या कहता है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की जो विधियां हैं उसका उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम है। अभी वर्तमान में देखा जाए इस अनुसूची में कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 11 जनवरी 2007 के संवैधानिक पीठ के एक निर्णय द्वारा 11 जनवरी 2007 के एक संवैधानिक पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों का समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन क्या कहता है कि भारत की संसद
किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद जो है ना, किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये सही है। नेक्स्ट क्या कहता है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये हम लोग का गलत है। अगर वो मूल अधिकार का हनन करते हैं, अगर वो संविधान के नियमों के अगेंस्ट है, तो उस पर न्यायालय क्या कर सकती है, पुनर्विलोकन का कार्य कर सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सिर्फ ए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि 9वीं अनुसूची के सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या करता है, 135 की भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 की ओर कि कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। तो कोएल्हो केस वही लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार से संबंधित है। तो ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का संबंध 9वीं अनुसूची से है। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 24 अप्रैल 1973 के दिन या उसके बाद किए गए समस्त संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाला जाता है तो वह संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर क्या हो, परिलक्षित है। अब 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा डाले गए किसी भी कानून को, 9वीं अनुसूची में अगर किसी भी कानून को अगर डाला जाता है तो पहले जैसी संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। जिस हद तक वह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक वह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी कानून किसी लिमिट तक, किसी हद तक अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको वो उससे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। यानी यूँ कह रहा है कि जब 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किन्होंने कार्य किए थे। तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये आप याद रखेंगे कि 9वीं अनुसूची के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, तो जवाहरलाल नेहरू। ये IAS 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान में 9वीं अनुसूची का समावेश। ये कह रहा है कि आपको ऑर्डर अरेंज करना है। तो संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। ये 1951 में किया गया था। दल बदल विरोधी अधिनियम 10वां 1985 में, 52वां अधिनियम 1985 में, और केंद्र में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का होना और पंजाब राज्य का पुनर्गठन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जब आई थी तो 1977 में, और पंजाब राज्य का पुनर्गठन जो है ये आपको 1906 कि पंजाब का गठन कब हुआ था, 1966 में। तो इसको मिलान कीजिए आप। सबसे पहले ये हो गया 1951, 1966, 1432 आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन 1966 में हुआ। केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में तथा दल बदल विरोधी बिल को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो कथन गलत है उनका मिलान करना है। इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से सम्मिलित किया गया, ये तो सही है। फिर कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अधिनियम या विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ये भी सही है। उसके बाद कि आधारित संरचना के सिद्धांत पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम में कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है, ये भी सही है। क्वेश्चन 1, 2, 3 बी क्या कह रहा है कि
डी क्या कह रहा है कि नवी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकता है। नवी अनुसूची में अगर कोई निर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो नवी अनुसूची में पहला तो सही था, दूसरा क्या था, नवी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई अधिनियम या विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि यह संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये यहाँ पर गलत दिया है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ। बी देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को बचाने के लिए जोड़ा गया था। मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को बचाने के लिए जोड़ा गया था, परंतु वर्ष 2007 में देखा जाए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इसमें जोड़े जाएंगे उस कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, तो एक बार फिर से इस चीज़ को आप नोट करें। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की नवी अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को बचाने के लिए जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए जो है ना ये शेड्यूल 9 को जो है पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि जो भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें सम्मिलित किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और यहाँ पर भी हम लोग का क्या था, कह रहा था कि नवी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी अधिनियम या विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि यह संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये यहाँ पर गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है 140 क्या कहता है कि संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी अधिनियम की बात करता है। तो इसमें कह रहा है कौन से कथन सही नहीं है वो देखना है। तो यह अनुसूची अधिकथित करती है कि निर्वाचित सदस्य दल बदल के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सही है। दल बदल के आधार पर निर्भरता दूसरे राजनीतिक दल में विलय के मामलों में लागू नहीं होती। दल बदल के आधार पर जो निर्भरता है वो दूसरे राजनीतिक दल में विलय के मामलों में लागू नहीं होती। विवाद के मामले संबंधित सदन के सभापति या स्पीकर द्वारा विनिश्चय किए जाते हैं। अच्छा, जो मामले अनसुलझे रहते हैं उनसे भारत के उच्चतम न्यायालय अंतिम विवाचक होते हैं। अगर जो भी मामले इसमें अनसुलझे रहते हैं तो क्या उनमें भारत का उच्चतम न्यायालय अंतिम विवाचक होता है। तो ये हम लोग का गलत है। इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, दल बदल कानून के धारा 7 में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया कि किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है कि दल बदल कानून के धारा 7 में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। कोई भी अधिकारिता जो है नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की ओर कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो 11वां जो सूची है ये किन के बीच, तो 11वां अनुसूची आपको पंचायत को लेकर है। तो ये ग्राम सभा और यहाँ पंचायत है ना, तो किसके बीच, तो राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच, राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच की शक्तियों को क्या करता है, विभाजित करता है। ये CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा कि 11वीं अनुसूची किन के बीच, तो राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है। इसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है।
संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो 73वें जो संशोधन है उनके द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले जो कार्य हैं वह निम्नलिखित में वर्णित है। तो पंचायत हो गया, वही पता है पंचायत का भाग, जो पंचायत जो है किस आर्टिकल किस शेड्यूल के अंतर्गत, तो शेड्यूल 11 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 जो नगर पालिका से संबंधित है उसमें कितने मत दिए गए हैं, तो ये 18, पंचायत में 19, पंचायत में 29 और इसमें नगर पालिका में 18। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर पालिकाओं का उल्लेख कर इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें 18 विषय हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि शेड्यूल जो है अनुसूचियों जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया और जो 22 भाग थे उससे भी रिलेटेड MCQ कंप्लीट कर लिए। अब जो 145 से जो आपको देखने को मिलेंगे वो विभिन्न आर्टिकल्स को लेकर देखने को मिलेंगे और इसमें से आप लोग ध्यान में रखिएगा जो आर्टिकल्स आपको कंफ्यूज करेंगे उस आर्टिकल्स को आप अपने वार नोट्स में ज़रूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का क्या है, आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि 145, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है कौन, तो ये आपको है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के पास ये अधिकार है ना कि वो राज्य सूची के संबंध में क्या बनाए, कानून बनाए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे तो राष्ट्र हित में आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची के विषय में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है कि उस पर कानून बनाना चाहिए तो संसद क्या कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 249 आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। 146 की क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है। तो निवास करने या बस जाने का जो अधिकार होता है आर्टिकल 19(1) का ई, ये जो है तो ई देखिए अब इंग्लिश में तो हिंदी में इसको जोड़ सकते हैं। तो ABCDE 5वें नंबर पर है, तो क ख ग घ अंगा 5वें नंबर पर, तो ये अंगा वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या कह रहा है, इस पर देखिए आप लोग कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) का जो अंग है ई जो है कि अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा, इस प्रावधान का उद्देश्य है देश के भीतर या किसी विशिष्ट हिस्से में आंतरिक भाषाओं को दूर करना। इसका उद्देश्य है कि देश के भीतर या किसी भी हिस्से में जो भाषा को लेकर जो बनी रहती है उन आंतरिक भाषाओं को क्या करना, दूर करना। और भारत के किसी भी भाग में निवास करने भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के मौलिक अधिकार प्रायः एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें एक साथ देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यसभा की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में तो आर्टिकल 332, ये मैंने आपको एक कल की वीडियो में ही बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। आर्टिकल 330, 331 ये कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण की बात की गई है कहाँ, विधानसभा में। तो ये आर्टिकल कितने होंगे, 332, 30, 31, 32, 33 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 330, 331, 332 और 333। ठीक है, तो यहीं पर कहा गया है कि ये अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में जो सीटों के आरक्षण है, तो विधानसभा में सीटों के आरक्षण के लिए ये आर्टिकल कौन सा है, 332 है। ठीक, तो देखिए 330, 331, 332 और 333 ये आर्टिकल हम लोगों ने बताया था। ठीक है,
तो ये जो आर्टिकल है 330, 331, 332, 333, ये आप याद रखेंगे कि ये आर्टिकल आपको अनुसूचित क्षेत्र SC ST राज्य लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण को लेकर और एंग्लो इंडियन जो है उनके आरक्षण को लेकर ये आर्टिकल क्या करते हैं, ये आरक्षण जो है आरक्षण को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लोगों के लिए सीटों के आरक्षित करने का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 332, आर्टिकल 332। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे कि भारतीय संविधान, ये जो क्वेश्चन नंबर विधानसभा में सीटों के आरक्षण का जो प्रावधान करता है आर्टिकल 332। तो मैं यहाँ आपको इन सारे ये आर्टिकल से मैं इसको बहुत अच्छा से क्लियर कर देता हूँ। ये 330, 331, 332, 333 ये आर्टिकल आपको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ये लोकसभा होगा और ये क्या होगा? विधानसभा। ध्यान से देखिएगा, मैं और थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देखिए ये लोकसभा और ये विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा। 4 आर्टिकल का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331 और फिर हो गया आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल दिख रहे हैं यहाँ पर, चारों के चारों आर्टिकल, ये किस चीज़ से रिलेट किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 330 जो है, आर्टिकल 330 है, ये लोकसभा से संबंधित है और आर्टिकल 331 ये भी लोकसभा से संबंधित है। और इसी प्रकार है आर्टिकल 332 विधानसभा से संबंधित है और आर्टिकल 333 भी विधानसभा से संबंधित है। लेकिन इन दोनों जो है आरक्षण की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 330 SC ST के आरक्षण की बात करता है। किसकी? तो SC ST के आरक्षण की बात करता है। SC ST के आरक्षण की बात करता है किसमें? तो लोकसभा में। उसी प्रकार आर्टिकल 331 की अगर हम चर्चा करें तो ये एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात करता है। एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात करता है, प्रतिनिधित्व की बात करता है, जो हालांकि अब क्या कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? इस प्रतिनिधित्व को 104वें संविधान संशोधन 104th अमेंडमेंट के तहत 2019 में इसको क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। ये पहले लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सेलेक्ट किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा? तो 2। लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। उसी प्रकार विधानसभा में हम लोग चलते हैं तो आर्टिकल 332, आर्टिकल 332 जो है ये भी आपको SC ST के आरक्षण की बात करता है। लेकिन किस में? तो विधानसभा में। विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात, SC ST के आरक्षण को लेकर बात कौन करता है? तो आर्टिकल 332। लेकिन आर्टिकल 333 क्या था? ये भी एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात करता है कि अगर मान लिया जाए कि विधान मंडल में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसमें एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। तो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात करता था, एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात करता था। लेकिन ये अब क्या हो गया? ये भी 104वें संविधान संशोधन 2019 के थ्रू क्या कर दिया गया? इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे? तो 1। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप याद रखेंगे कि 30-31 लोकसभा से संबंधित है और विधानसभा से कौन से आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 332 और 333, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 की ओर कि निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत है? तो केवल भारत के नागरिकों को है आपको कौन सा आर्टिकल? तो देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल आप याद रखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये 5 आर्टिकल जो है ना केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा मिल रहा है? तो 15, 16, 19, 29 ऑप्शन के हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। और ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे कि 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदत्त किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, 16, 19, 30 और एक और 29 है, यहाँ पर नहीं दिया गया के तहत मिलने वाले अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। इन अधिकारों के जरिए नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक
रूप से स्वतंत्रता मिलती है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, जो कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं भारतीय नागरिक को, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए आर्टिकल 243A, तो 243A किससे संबंधित है? ये ग्राम सभा से संबंधित है। आर्टिकल 243A ग्राम सभा से संबंधित है। अच्छा, आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243B क्या है? बी है आपको उसके गठन से संबंधित है, यानी पंचायतों का गठन। 243 में मैंने बताया था कि पंचायत जो है अनुसूची जो 11 है, ध्यान से देखिएगा, 11वीं अनुसूची जो होती है, 11वीं अनुसूची जो है, इसमें पंचायत की बात की गई है, पंचायत की बात की गई है। और इस पंचायत में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 243 से 243 ओक तक, ठीक है। तो 243 ओ कहें तो यहाँ पर 243(1) जो है, 243A जो है वो आपको ग्राम सभा की बात करता है। वहीं 243B जो है पंचायतों के गठन की बात करता है, और सी जो है उसकी संरचना की बात करता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो गलत, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो सी हम लोग का कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर सी कथन सही हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि आर्टिकल 243 का जो है ये ग्राम सभा से संबंधित है, पंचायतों के गठन से नहीं, ग्राम सभा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है 243 का, क्या कहता है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। और 243 का क्या होता है कि विशेष रूप से पंचायतों की संरचना को संबोधित करता है। ये सी क्या है? पंचायतों की संरचना को संबोधित करता है तथा यह रेखांकित करता है कि सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो ये आप 3 आर्टिकल याद रखेंगे, 243 का, 243 का और 243 क हो गया ग्राम सभा से संबंधित, ख हो गया आपको पंचायतों के गठन से संबंधित, और ग हो गया पंचायतों की संरचना से संबंधित। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243J, 243J मतलब 243J की बात कर रहा है। तो 243 कितने आर्टिकल होते हैं? मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 243 से 243O तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारा आर्टिकल को लास्ट में आपको बता दूंगा। और जो जे होते हैं, ये पहला क्या कहते हैं? पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो ये आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 243I, ये आई का पार्ट है। अच्छा, पंचायतों के लेखा परीक्षा की यानी कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, ये आपको 243J की बात करता है, 243J की बात करता है। अच्छा, पंचायतों के लिए इलेक्शन जो है 243K की बात करता है। और तो देखिए कौन सा है हम लोग का? 243J की बात कर रहा था। तो 243J के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तो पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 243J पंचायतों के खाते के संपरीक्षा से संबंधित है। यह अनुच्छेद पंचायतों के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की जाँच के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। पंचायतों के खाते और के संपरीक्षा से संबंधित है, और यह जो अनुच्छेद है पंचायतों के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की जांच के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। अच्छा, यही आर्टिकल 243I की बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग की बात करेगा, और 243K जो है वह इलेक्शन व चुनाव की बात करेगा। पंचायतों के चुनाव जो है किससे संबंधित है? जो राज्य चुनाव आयोग कराते हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 200 के तहत अगर कोई भी विधेयक राज्यपाल चाहे तो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 200 में इसका डिस्कशन किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 जो है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या करता है? आरक्षित करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर अपने क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। और यही लिखा गया है यहाँ पर, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि भारतीय संविधान
कि आर्टिकल 32 को हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। इसके अनुसार अनुच्छेद 32 के बिना संविधान अर्थहीन होगा। अच्छा, आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 19 नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत के संविधान के आर्टिकल 371 का 6 के अनुसार मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तदनुसार संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस अनुच्छेद के अधीन शामिल नहीं है। तो ये क्या है कि मिजो लोग की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, ये गलत है। मिजो रूढ़ियन विधि की प्रक्रिया, ये भी गलत है। सिविल और दंड न्यायिक प्रशासन जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं, ये भी गलत है। प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और अंतरण, ये सही हो जाएगा। आर्टिकल 371 का जो 6 कहता है मिजोरम राज्य पर लागू होता है, ठीक है। आर्टिकल 371 6 जो है मिजोरम राज्य पर लागू होता है। इसमें मिजोरम में मिजो की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और प्रक्रिया को संरक्षित करने के साथ साथ भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के अलावा आपराधिक और नागरिक न्याय प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल किया गया है। आपराधिक और नागरिक न्याय प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आर्टिकल 371 है ना, 371 के जितने भी सब पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं उसको अभी वीडियो के लास्ट तक मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा, और नहीं तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 371 में क्या होते हैं, 371 का ए होता है, 371 का बी, 371 का सी, 371 का डी, 371 का ई, 371 का एफ, ठीक है। इस तरह के आर्टिकल होते हैं, तो मैं इसको आपको बता दूंगा। जैसे ए होता है नागालैंड के लिए, बी होता है असम के लिए, उसी तरह से बहुत सारे हैं। तो अभी बहुत सारे एमसीक्यू छुटे हुए हैं, मैं उसका डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 19(1) जो है ये आप देखिए कि इस अनुच्छेद के अधीन स्वतंत्र अधिकार, पहला क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के अधीन स्वतंत्र अधिकार आत्यंतिक नहीं है। तो क्या स्वतंत्र अधिकार आत्यंतिक नहीं, फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट। तो ये पहला क्या है हम लोग का सही है। नेक्स्ट है कि इस अनुच्छेद के अधीन स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करने पर युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं देता है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं पूर्णतः निरंकुश नहीं है, ये स्वतंत्रताएं जो है पूर्णतः निरंकुश नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(2) से 19(6) में स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 19(2) से 19(6) में स्वतंत्रता पर क्या किया गया, उचित प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि ये प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाए जा सकते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा को लेकर, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर, नैतिकता और शालीनता को लेकर, और भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर। उसी प्रकार मानहानि को लेकर और न्यायालय की अवमानना आदि को लेकर, ठीक है। इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन प्रदान करता है। अतः दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। अब इसमें से जो आर्टिकल दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है कौन सा कथन गलत है। तो ये देखिए आर्टिकल 156 जो है ये राज्यपाल की पदावधि को लेकर है। तो पहला सही है, आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि को लेकर है। आर्टिकल 155 के राज्यपाल को हटाने से संबंधित है। दूसरा, तो ये गलत है। राज्यपाल को हटाने के लिए आर्टिकल 155 नहीं बल्कि 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
आर्टिकल 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। उसी तरह आर्टिकल 153 क्या कहते हैं, पहला सही था हम लोग का। आर्टिकल 153 क्या है, राज्यपाल के पद की बात करता है, ये भी सही है। और आर्टिकल 154 क्या है, राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार की बात करता है, तो ये भी क्या है हम लोग को सही है। तो ये देखिए कह रहा था कौन सा कथन इसमें सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वी जो है आर्टिकल 155 उस नियुक्ति की बात करता है, जिसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर है, 156 राज्यपाल की पदावधि को लेकर था, 155 में नियुक्ति, 156 में पदावधि, 153 में राज्यपाल का पद और 154 में राज्यपाल का कार्यकारी राज्यपाल। तो यहाँ आर्टिकल 154 जो था राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार, ठीक है ये। तो मैं आर्टिकल जो राज्यपाल से संबंधित जो भी आर्टिकल है मैं उसका यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 371 को लेकर मैं डिस्कशन करूँगा, और आर्टिकल एक राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल है, तो पहले मैं राज्यपाल को कर देता हूँ, ठीक है। राज्यपाल से संबंधित जो भी आर्टिकल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक क्या मिले, एक सिस्टम से आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसमें आपको सहूलियत होगी। जैसे देखिए आर्टिकल संविधान के अंतर्गत जो राज्यपाल के बारे में जो बोला गया है वो भाग 6 के आर्टिकल 152 से 151 से 162 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए राज्यपाल जो है हम लोग का 152 से 162 के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ये किस भाग में, तो भाग 6 में। तो ये 152 से 162 जो है, तो 152 आर्टिकल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 152 जो है आर्टिकल 152 जो है आपको इस परिभाषा है, एक तरह से क्या है, परिभाषा है। लेकिन आर्टिकल 153 जो है, आर्टिकल 153 ये आपको ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वहीं आर्टिकल 154 की अगर बात करेंगे तो 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 154 हो गया। आर्टिकल 155 की अगर हम बात करें तो 155 में नियुक्ति की बात की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं आर्टिकल 157 की अगर बात करते हैं, सॉरी 154 के बाद 55 हुआ ना, अब 156 की बात करते हैं। 56 जो है वो पदावधि की बात करती है, राज्यपाल की पदावधि की बात करती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। आर्टिकल 157 की अगर बात करते हैं, 157 जो है वह योग्यताएं के लेकर है कि योग्यता को लेकर निर्धारित की गई है कि नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और आर्टिकल 158 क्या है, आर्टिकल 158 आपको उस पद के लिए शर्तें दी गई हैं, पद के लिए क्या शर्तें हैं वो दिए गए हैं। जैसे राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो उसको क्या करना है, वहाँ से 6 महीने के अंतर्गत उसको सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। तो ये हो गया हम लोग को 158 पद के लिए क्या है, शर्तें हैं। अच्छा 158 के बाद 159, तो 159 जो आर्टिकल है, 159 आर्टिकल क्या कहता है, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा। तो 159 आर्टिकल है कि राज्यपाल की शपथ को लेकर, 159 क्या है, आर्टिकल 159 ये शपथ को लेकर प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 160 क्या है, 160 आपको कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य को बताया गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के जो कार्य हैं उनको बताया गया है। वहीं आर्टिकल 161 क्या कहता है, आर्टिकल 161 जो है ये क्षमादान और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। दंडादेश के निलंबन या यूं कहे निलंबन, परिहार
निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। आर्टिकल 162 क्या कहता है, लास्ट आर्टिकल है हम लोग का, कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये आर्टिकल 152 से 162 की ओर हुआ। ठीक है, तो अगर इसका ट्रिक अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो मैं इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ। इसका ट्रिक क्या है कि पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे पी है तो पी क्या है, राज्यपाल के पद की परिभाषा दिखाता है। ये परिभाषा किसकी, राज्यपाल के पद की। ठीक है, तो पी जो है, ध्यान से देखिए, मैं इस सब को लिंक कर रहा हूँ आपको। देखिए 152 से 161 राज्यपाल के पद की बात करता है ना, तो 153 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 153 से, ये 153 से, क्योंकि 152 जो है ये तो परिभाषा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 153 से देखिए यहाँ पर कि 153 से क्या कहता है। ये यहाँ से 153 है और 153 से लेकर कहाँ तक, तो 162 तक आपको जाना है, 162 तक, 152 से 162 तक। ठीक है, तो 153 में देखिए, राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के पद की यहाँ चर्चा की गई है। उसका के क्या है, कार्यपालिका शक्ति। देखिए ये प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की चर्चा की गई है। फिर आर्टिकल 54 यहाँ पर आ जाएगा, के फॉर कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है। उसके बाद ने, तो इसकी क्या कि नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, फिर के है, के यानी कि आर्टिकल 156, के माने कार्यकाल, पदावधि को क्या कार्यकाल बोला जा सकता है, तो कार्यकाल की बात की गई है। उसके बाद ए माने अयोग्यता, आर्टिकल 157 अयोग्यता की बात करता है। फिर एस, यह शर्तें और यह शपथ, ये सेवा शर्तें और ये शपथ। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर कहा गया कि राज्यपाल को क्षमा किया होता। तो राज्यपाल को कार्य की बात की गई है, राज्यपाल है तो राज्यपाल के यहाँ देखिए अतिरिक्त परिस्थितियों में, यानी कि आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कुछ कार्य का प्रावधान किया गया है। उसके बाद फिर देखिए क्षमा, तो ये आर्टिकल 161 में क्षमादान की बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद है किया यानी कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के, किया मतलब ये कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात की गई है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे कि पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। 163 से आर्टिकल 163 से 162 की ओर के रेंज में ये सारा आपको ट्रिक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 157। 157 क्या कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही मिलान कीजिए। तो भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं, ये तो सही था। उसके बाद वित्तीय आपातकाल जो है वो 360, क्योंकि आपातकाल 3 होते हैं, 352, 356, 360। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन जो होते हैं, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और कैग जो है आर्टिकल 148। तो ये अगर मिलाने की कोशिश करें हम लोग तो ए का 1, बी का 3, तो ये हो जाएंगे ए का 1, बी का 3 और सी का 2, डी का 4। ठीक है, बी, ये हो जाएंगे आपको बी। भारत की संचित निधि 266, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360 और नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 की ओर, कि कथन ए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कथन ए क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो ये पहला ही क्या है हम लोग को यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये कर सकते हैं, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। 7वां अमेंडमेंट में क्या बोला गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है। ये इसकी चर्चा ऑलरेडी 7वां संशोधन 1956 में ये
कर दिया गया है। तो ये पहला क्या है, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 153, देखिए फिर 153 आ गया, और 153 यहाँ पर प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की बात कही गई है। तो आर्टिकल 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल होगा, तो आर सही है। तो ये कथन ये तो गलत है, लेकिन आर सही है। अब यहाँ देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है जिनके लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे ढेर दे परिलब्धियां और भत्तों की राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अतः कथन ए गलत है, लेकिन आर के हम लोग का सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि कथन ए क्या कहता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 आपातकालीन स्थितियों की घोषणा से संबंधित है, सही बात है। और आर क्या कहता है कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये कहा जाए कि ये सही है, ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन ये कहा जाना कि आर के कारण ये आपको व्याख्या उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही होंगे कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में निर्दिष्ट किया जाए उस आशय की घोषणा कर सकेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है तथा आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। क्या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आर्टिकल 340 के अंतर्गत आते हैं? पहला ही गलत है। वित्त आयोग, ये कह रहा है सही सुमिलित है ना, एक सेकेंड, तो जो गलत है पहले उसको मार्क कर लेता हूँ। क्या निर्वाचन आयोग आर्टिकल 165 गलत। निर्वाचन आयोग क्या आर्टिकल 324 के अंतर्गत आते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148 नहीं, ये तो कैग की आर्टिकल है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आर्टिकल 340 के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 340 के अंतर्गत आते हैं, वित्त आयोग 280 के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 338 जो है वो अनुसूचित जाति एससी आयोग और 340 क्या है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आर्टिकल 161 क्या कहता है कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है, ये गलत है। सेकंड क्या कहता है कि नवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया, तो ये भी क्या है, गलत है। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो 350 भी है ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी प्रदान करता है, विशेष अधिकारी पद प्रदान करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में क्या करता है, जाना जाता है। उस पदाधिकारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फिर से इस चीज़ को देखिए आप, अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो, कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 भी जो है वह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी प्रदान करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करें कि इनकी नियुक्ति प्रत्येक राज्य के लिए नहीं की जाती बल्कि निर्दिष्ट राज्यों के लिए की जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य हेतु, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कि संविधान में भारतीय संविधान में आर्टिकल 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या यह नियुक्ति जो है प्रत्येक राज्य के लिए होगी? नहीं, यह नियुक्ति यहाँ देखिए लिखा गया है कि यह जो नियुक्ति होगी वो प्रत्येक राज्य के लिए नहीं की जाती बल्कि निर्दिष्ट राज्यों के लिए की जाती है। इसकी योग्यता, कार्यकाल और वेतन, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें एवं हटाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसके लिए संविधान में आर्टिकल 350 बी को जोड़ा गया था, अतः दोनों कथन क्या है, असत्य हैं। ठीक है, अब दूसरा कथन क्या है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया था।
तो यहाँ लिखा गया है क्या कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसके लिए संविधान में आर्टिकल 350 बी को जोड़ा गया था। ठीक है, अतः दोनों कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पर असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो देखिए ये आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। तो यहाँ लिखा गया क्या कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण रखवाएगा। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। ये दो आर्टिकल आप याद रखेंगे। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि बस संसद के सदनों के संबंध में मंत्री को जो अधिकार हैं उससे संबंधित है। अब 163 की ओर चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण, तो आर्टिकल 112। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो 352, 356, 360। तो आपातकाल की घोषणा, तो आपातकाल की घोषणा क्या हो गया, आर्टिकल 352। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके अनुसार यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की शांति और सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। काम कीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं तो 360 भी आपातकाल से संबंधित है और 356 भी आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है जो सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो आर्टिकल 102 का 1A, आर्टिकल 102। अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया, ये 70th बीपीएससी में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो संविधान का आर्टिकल 102 1A किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोक लगाता है। आर्टिकल 102 का 1A जो है में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए, किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ या पद धारण करता है। ठीक है, यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसे आर्टिकल 102 1A के तहत उसको क्या किया जाएगा, लाभकारी पद पर उसको रोक लगाया जाएगा। और लाभ का पद शब्द का अर्थ ऐसे पद से है जो वित्तीय लाभ या फ़ायदा पहुंचाता है और सरकार के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 166 क्या कहता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 371 के अधीन निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों के संबंध में भारतीय संसद के अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसे विनिश्चय नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या कहता है कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, ये तो सही है। नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, ये भी सही है। और भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण, ये भी सही है। नागालैंड के अन्य राज्यों के साथ सीमाएं, ये गलत है हम लोग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सी हो जाएंगे 1, 2 और 3। ये NDA 2024 में पूछा गया था। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 का ए, जो मैं अभी आर्टिकल 371 के सारा पार्ट डिस्कशन करूंगा, आज नहीं तो कल की वीडियो में इसको बना दूंगा, कि आर्टिकल 371 का जो है वह नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 371 के ए में किए गए हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होगा। संसद का कोई भी अधिनियम जो है वो नागालैंड पर क्या होगा, लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करती है। इसमें क्या क्या शामिल है, तो देखिए इसमें कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं जुड़ी हुई है, नागा रूढ़िजन्य विधि कानून और प्रक्रिया जुड़ी हुई है, नागरिक और आपराधिक न्याय प्रशासन जुड़ी गई हैं, नागा प्रथागत कानून के मुताबिक लिए गए फैसले जुड़े गए हैं, जमीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण जुड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। ये जितने ही बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब यही रहने वाला है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 167 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति अंतर्धार्मिक विवाह करता है तो उस व्यक्ति को विशेष विवाह अधिनियम संरक्षण प्रदान, तो उस व्यक्ति को विशेष विवाह अधिनियम जो है और संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई करते हैं तो उनको जो है
उस व्यक्ति को विशेष विवाह अधिनियम के तहत उसका संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो पहला सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल 21 के अधीन किसी के मूल अधिकार के अभिन्न पहलू है। तो ये भी सही है। 2 थर्ड क्या कहता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में प्रत्येक वयस्क को उसकी सहमति से विवाह करने की वैवाहिक अधिकार का भी उल्लेख किया गया। ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है कि आर्टिकल 119(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर राज्य की सुरक्षा की बात हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मानहानि की बात हो तो भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राजद्रोह की बात हो तो भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और सार्वजनिक पब्लिक ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था को देखते हुए भी ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 169 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो आर्टिकल 249 ये आर्टिकल आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है हम लोग का इसको देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा अगर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है जिसे संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष हेतु प्रभावी होता है, 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है, किंतु पुनः एक संकल्प पारित करके इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट 2 आर्टिकल दिए गए, आर्टिकल 243 जो है पंचायत से संबंधित है, और आर्टिकल 250 क्या है वो अंतर्गत आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख करता है। अगर आपातकाल है तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि कौन बनाएगा? आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 250 के अंतर्गत। या यूँ कहें यहाँ पर 2 आर्टिकल आप नोट डाउन कीजिएगा, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250, ये दोनों आर्टिकल जो है वो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार को शक्ति प्रदान करती है। जैसे आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा चाहे कि राज्य सूची के विषय जो हैं वो राष्ट्रीय महत्व के हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने सदन में यानी कि राज्यसभा में 2/3 सदस्यों द्वारा वो क्या करेंगे, उसे राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देंगे। और जब राष्ट्रीय महत्व के घोषित होंगे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास चला जाएगा? तो संसद के पास चला जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 250 भी वही आर्टिकल कहता है कि अगर आपातकाल के दौरान अगर कोई आपातकाल क्रिएट होते हैं तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा? ये संसद को मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये राज्यसभा के द्वारा अगर उसको राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिए जाने पर वे संसद का अधिकार हो जाता है कानून बनाने का। लेकिन आपातकाल के दौरान जो है वो संसद को अधिकार है कानून बनाने का, यह आर्टिकल 250 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान से देखिए कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 37। अब देखिए क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 में उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो 36 से 51 तक है को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डीपीएसपी के अंतर्गत है ना। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है। तो ये 36 से 51 के अंतर्गत यही आर्टिकल आते हैं। और डीपीएसपी में कहा गया कि उस पर कोई भी अगर मान लिया जाता है कि अगर राज्य वो काम नहीं करती है तो न्यायालय द्वारा उसके लागू नहीं किया जा सकता, मतलब कोई न्यायालय में जाकर उसका कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। किंतु विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक योजना बनाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूसीसी की बात करता है? तो आर्टिकल 44 जो है यूसीसी की बात करता है। जो यूसीसी अभी इसका करेंट फैक्ट अगर इसको मैं ऐड करने की कोशिश करूँ, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?
तो उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात, और तीसरा कौन सा बन गया है जो पारित हो चुका है, तो असम। ठीक है, ये तीनों के तीनों राज्य आप करेंट फैक्ट से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब बाकी जो 172 से जो क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बता दूंगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।